नमस्कार, आप देख रहे हैं TV7 भारत और मैं हूं आपके साथ कोमल माथुर। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की, लेकिन सबसे पहले आपको बताएं उत्तर प्रदेश की एक बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है जो है आज से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी जेवर एयरपोर्ट पर पहली जो है कमर्शियल फ्लाइट सर्विस शुरू हो गई है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश ने यहाँ पर जो है एक नई उपलब्धि हासिल कर ली है। आज सुबह लखनऊ से इंडिगो की पहली जो है यहाँ पर उड़ान जो है फ्लाइट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची। सुबह करीब 8:05 पर विमान ने रनवे पर लैंड किया और इसके साथ ही एयरपोर्ट पर कमर्शियल ऑपरेशन की अतिरिक्त जो है शुरुआत हो गई। इस खास मौके पर केंद्रीय नगर विमान मंत्री जो है किंजपुराराम जो है मोहन नायडू ने एयरपोर्ट के बोर्डिंग गेट का जो है फीता काटकर कमर्शियल सर्विस का शुभारंभ किया। एयरपोर्ट पर इस ऐतिहासिक पल को देखने के लिए कई बड़े बड़े नेता और अधिकारी मौजूद रहे। उद्घाटन उड़ान में उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और मुख्य सचिव SP गोयल, कई अधिकारी और करीब जो है यहाँ पर सारे ही कारोबारिक परिवार के सदस्य भी मौजूद थे। फ्लाइट के एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उसे पारंपरिक वाटर कैनन सॉल्यूट जो है दिया गया। उसके बाद ये सम्मान किसी भी एयरपोर्ट पर पहली कमर्शियल फ्लाइट के स्वागत के लिए दिया जाता है। एयरपोर्ट पर यात्रियों का जो है गुलाब का फूल देकर यात्रियों को जोरदार यहाँ पर स्वागत किया। कई यात्रियों ने इसे गर्व का पल बताया और कहा कि अब पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों को बड़ी सुविधा यहाँ पर मिलने वाली है और कहीं ना कहीं आज का दिन जो है इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है। इस कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DCA एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी AAI एयरपोर्ट अधिकारियों और कई सरकारी एजेंसियों के प्रतिनिधित्व भी यहाँ पर मौजूद रहे। फिलहाल कई दिनों से यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड जो है और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी NIAL के अधिकारी जो है लगातार तैयारियों में जुटे हुए थे। सुरक्षा व्यवस्था से लेकर यात्री सुविधाओं तक हर चीज़ की जो है यहाँ पर बराबरी की गई थी। उसके बाद आज पहले दिन जो है इंडिगो एयरलाइन की कुल 8 उड़ानें जो है संचालित करने जा रही हैं। उसके बाद इनमें 2 जो है स्पेशल फ्लाइट्स भी शामिल की गई हैं, जिससे यात्रियों को लखनऊ, बेंगलुरु और दूसरे बड़े शहरों से बेहद कनेक्टिविटी मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने वाले वर्षों में देश के सबसे महत्वपूर्ण हब में शामिल हो सकता है। ये एयरपोर्ट केवल नोएडा या ग्रेटर नोएडा के लिए नहीं बल्कि पूरे दिल्ली, NCR, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड के लाखों लोगों को जो है मिली बड़ी सौगात के रूप में साबित होगा। इसके शुरू होने से दिल्ली एयरपोर्ट पर जो है दबाव भी कम होगा और साथ ही व्यापार, निवेश और रोजगार के नए अवसर यहाँ पर पैदा होंगे। सरकार का कहना है कि आने वाले समय में यहाँ से जो है देश और विदेश के कई बड़े शहरों के लिए सीधी उड़ानें शुरू की जाएंगी। आज एयरपोर्ट परिसर में उत्साह जैसा माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हर तरफ खुशी, उत्साह और गर्व का माहौल है और सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का नया जो है एक हब बनेगा। क्या इसे पश्चिम उत्तर प्रदेश के विकास को जो है नई रफ्तार यहाँ पर मिलेगी? फिलहाल इतना तय है कि जेवर से शुरू हुई ये उड़ान सिर्फ एक विमान की यात्रा नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश के विकास, आधुनिकता और नए भविष्य की एक उड़ान है। इसके साथ बढ़ेंगे हमारी अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की राजनीति से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। साथ ही उन्होंने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बैरचाई की मटेरा सीट से अपने उम्मीदवारों का भी ऐलान किया है। बैरचाई में आयोजित एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा है कि अखिलेश यादव साल 2014 से लगातार राजनीतिक रूप से नाकाम साबित हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी लोगों को सिर्फ वादे देती रही है लेकिन जमीनी स्तर पर विकास नहीं कर पाई है। और इसी दौरान ओवैसी ने मटेरा विधानसभा सीट से शौकत अली को AMI का उम्मीदवार जो है वो घोषित कर दिया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव
27 के लिए वो अपना जो है चुनावी अभियान भी यहाँ पर जो है तेज होता हुआ दिख रहा है। ओवैसी ने जनसभा में कहा है कि अब केवल चुनाव लड़ने की नहीं बल्कि राजनीतिक हिस्सेदारी की भी बात होगी। उन्होंने कहा है कि अब जो है दरी बिछाने की नहीं हिस्सेदारी की बात होगी। उनका कहना है कि उनकी पार्टी सम्मान के साथ राजनीति करना चाहती है और किसी भी गठबंधन में बराबरी का दर्जा चाहती है। समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए ओवैसी ने सवाल उठाया है कि जिन नेताओं को जनता ने चुना उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए क्या क्या काम किया। उन्होंने दावा किया कि कई इलाकों में बुनियादी सुविधा तक नहीं पहुंची है और विकास के नाम पर लोगों को यहां पर निशाना बनाया जा रहा है। ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के युवाओं से भी अपील की। उन्होंने ये भी कहा कि युवा अब जागरूक हो रहे हैं और उन्हें अपने राजनीतिक अधिकारों के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने लोगों से एआईएमआईएम का समर्थन करने की अपील यहां पर की है। इसके अलावा उन्होंने विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा है और कहा है कि अगर कोई भाजपा को रोकना चाहता है तो एआईएमआईएम सहयोग के लिए तैयार रहे, लेकिन ये साझेदारी सम्मान और बराबरी के आधार पर होनी चाहिए। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए सभी राजनीतिक दल जो हैं अभी से ही अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। अभी से ही यहाँ पर पार्टियां जो हैं अपनी जमीनी जो है तस्वीर यहाँ पर जो है मजबूत करने पर जुटी हुई है। एआईएमआईएम भी राज्य में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रही है, खासकर उन इलाकों में जहां उसका प्रभाव बढ़ सकता है। उसके बाद जो है यह अभियान लगातार जारी है, लेकिन ऐसे में देखना अब ये होगा कि क्या ओवैसी की एंट्री समाजवादी पार्टी के वोट बैंक को प्रभावित करेगी। क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया समीकरण बनता दिखाई देगा और क्या 2027 का चुनाव पहले से ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। इन सब सवालों के जवाब जो है वो लगातार जो है ये सब सवाल निकल कर आ रहे हैं और किस तरीके से 2027 का चुनाव जो है किस तरीके की तस्वीरें बयां करता है ये आने वाले दिनों में साफ होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी तीसरी खबर की ओर। दिल्ली के तुगलकाबाद से एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। देखिए, जहां आग को पहले हादसा माना जा रहा था, अब पुलिस जांच में वहां एक सुनियोजित साजिश निकाली है। इस घटना में 3 लोगों की जान चली गई है और कई लोग घायल हुए थे। दिल्ली पुलिस की जांच में पता चला है कि 12 जून की देर रात तुगलकाबाद स्टेशन की एक 5 मंजिल इमारत में लगी आग कोई दुर्घटना नहीं थी बल्कि बदला लेने के लिए रची गई एक साजिश थी। जांच के दौरान पुलिस ने इलाके के कई सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज में एक नाबालिग लड़की इमारत के अंदर जाती हुई दिखाई दी, कुछ ही मिनट बाद बाहर निकल गई और उसके तुरंत बाद जो है जोरदार आग लगने की खबरें यहाँ पर सामने आई, जिसने देखते ही देखते पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर नाबालिग लड़की को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने जो है बड़ा खुलासा यहाँ पर किया। उसने बताया कि कैसे गोविंदपुरी के गिरिनगर में रहने वाली 27 वर्षीय रसीता ने उसे इस काम के लिए उकसाया था। सरिता ने उसे पेट्रोल और जो है माचिस दी थी और कहा था कि वो 5वीं मंजिल पर रहने वाले दीपक की स्कूटी में आग लगा दी। पुलिस के मुताबिक इसके पीछे पैसों का विवाद था। आरोप है कि सरिता ये सब जो है निरंजन और उसके भाई राजकुमार के कहने पर कर रही थी। दोनों भाइयों की दीपक से पुरानी जो है रंजिश और आर्थिक विवाद यहां पर जो है चल रहा था। इसी वजह से उन्होंने बदला लेने की साजिश रची। हालांकि उनका निशाना सिर्फ स्कूटी थी, लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि पूरी इमारत उसकी चपेट में आ गई। कई लोग अपने घर में फंस गए और चीख पुकार मच गई। कुछ लोगों ने जान बचाने के लिए खिड़कियों और छतों का सहारा लिया। स्थानीय लोगों ने भी बचाव अभियान में मदद की। इस दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों की पहचान पंकज, सुशीला देवी और सोनिया कुमारी के रूप में हुई है। कई अन्य लोग जो हैं वो घायल यहाँ पर हुए हैं और जिनका अस्पताल में इलाज जो है वो लगातार चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में नाबालिग सहित 4 लोगों को पकड़ लिया है। सरिता, निरंजन और राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि नाबालिग को किशोर न्याय कानून के तहत हिरासत में रखा गया है। अब पुलिस इस मामले में गंभीर धाराएं जोड़ रही हैं। इनमें आपराधिक जो है साजिश और गैर जो है हत्या की कोशिश, आग लगाना और नुकसान पहुंचाना और रात में अवैध तरीके से घुसने जैसी धाराएं
शामिल कर रही है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि क्या जो है साजिश यहाँ पे हुई थी, कोई व्यक्ति इसमें और कितने व्यक्ति शामिल थे। लगातार इस बात का जो है पता यहाँ पर लगातार कर रही है और हर एंगल की तलाशी की जा रही है। इसके साथ बढ़ेंगे हमारी अगली खबर की ओर। इस वक्त की देश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर जहां एक नया विरोध आंदोलन जारी हुआ है और कई ज्यादा चर्चा में रहा है। जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने जा रहे हैं। यह प्रदर्शन केवल जयपुर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे देशव्यापी अभियान का हिस्सा बताया जा रहा है। इस आंदोलन की शुरुआत महाराष्ट्र के पुणे शहर से हुई और अब ये कई राज्यों तक पहुंच चुका है। अभिजीत दीपके का कहना है कि पिछले कुछ समय में देश की बड़ी परीक्षाओं में लगातार गड़बड़ियां सामने आई है। इनमें नीट, सीबीएसई और सीयूटी जैसी परीक्षाओं का नाम शामिल है। उनका आरोप है कि पेपर लीक, तकनीकी खराबी और जो है सर्वर डाउन होने जैसी समस्याओं ने लाखों नहीं बल्कि एक करोड़ों छात्रों के भविष्यों को प्रभावित किया है। प्रदर्शनकारियों का यहाँ पर कहना है कि जब छात्र सालों तक मेहनत करते हैं और परीक्षा के समय ऐसी घटनाएं होती हैं तो उनका मनोबल टूट जाता है। उनका मानना है कि इसके लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए। कॉकरोच जनता पार्टी की प्रमुख मांग यही है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दे, शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार किए जाएं। अभिजीत दीपके ने कहा है कि यह आंदोलन किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं बल्कि छात्रों के अधिकारों के लिए चलाया जा रहा है। उनका कहना है कि देश के करोड़ों युवाओं का भविष्य दांव पर लगाया गया है और अब सिर्फ बयान देने से काम नहीं चलेगा। इस अभियान के तहत पुणे के बाद लखनऊ, अमृतसर, जयपुर, बेंगलुरु जैसे शहरों में भी प्रदर्शन किए जा रहे हैं। हर शहर में छात्र, युवा और सामाजिक जो है कार्यकर्ताओं को जोड़ने की कोशिश यहाँ पर लगातार की जा रही है। जयपुर में होने वाले प्रदर्शन जो है शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनका उद्देश्य किसी तरह की जो है हिंसा फैलाना नहीं है बल्कि सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाना है। और इसी बीच कॉकरोच जनता पार्टी ने एक बड़ी चेतावनी भी दी है। पार्टी का कहना है कि अगर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया तो 20 जून से नई दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा जो है धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया जाएगा। पार्टी का दावा है कि इस धरने में देश के कई राज्यों से छात्र और युवा शामिल होंगे। यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार उनकी मांगें पूरी नहीं करती। हालांकि अभी तक केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से इस प्रदर्शन को लेकर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन देश में पिछले कुछ वर्षों के दौरान प्रतियोगिक परीक्षाओं को लेकर कई बार विवाद खड़े हुए हैं। पेपर लीक, तकनीकी गड़बड़ी, उसके बाद परीक्षा प्रक्रिया में जिस तरीके के मुद्दे यहाँ पर लगातार उठाए गए हैं, चर्चा का विषय बने हैं। ऐसे में नया आंदोलन शिक्षा व्यवस्था को लेकर बढ़ती नाराजगी का संकेत माना जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल देखिए इस वक्त यही है कि क्या यह आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा रूप ले पाएगा? क्या सरकार प्रदर्शनकारियों की मांग पर विचार करेगी और क्या देश की परीक्षा प्रणाली में जो है बड़े बदलाव यहाँ पर देखने को मिलेंगे? फिलहाल इतना तय है कि जयपुर से उठी आवाज आने वाले दिनों में दिल्ली तक पहुंच सकती है और शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक नई बहस जो है वो शुरू हो सकती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द होंगे हाजिर। आप देखते रहिए TV7 भारत।